नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम लोग सोने के भंडार के। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी और बताया जाता है कि भारत में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सोना उपलब्ध था। लेकिन जब देश गुलाम हुआ, देश में अंग्रेजी शासन आया, मुगल काल आया, तो उस समय इन लोगों ने क्या किया कि हमारे यहाँ से जितना भी स्वर्ण था सब कुछ लूट के चले गए। अगर इसके हम सबूत के तौर पर देखें तो जैसे स्वर्ण मंदिर था, ऐसे बहुत सारे मंदिर थे जहाँ के मंदिर के पिलर तक सोने के बनाए गए थे, उनके छत्र सोने के बनाए गए थे। ऐसा एक उदाहरण वर्तमान में अगर आप देखें तो स्वर्ण जो आपका जो पंजाबियों का अपना है गुरु नानक देव का, वो भी कहीं ना कहीं स्वर्ण छत्र से बना है। तो ये सारी चीज़ें इस चर्चा पर ध्यान केंद्रित करती हैं कि क्या सच में भारत सोने की चिड़िया रही होगी, यानी कि भारत में सोना रहा होगा। लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर में कुछ निकला है। आपको बता दें कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील के महगवां गांव और केवलारी क्षेत्रों में स्वर्ण अयस्क भंडारों की उपलब्धता की बात की गई है कि वहाँ पे स्वर्ण भंडार मिल सकते हैं। यद्यपि इस क्षेत्र में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पहले से मौजूद हैं, लेकिन पहली बार स्वर्ण अयस्कों की जानकारी प्राप्त हुई है। भूवैज्ञानिकों को लौह अयस्क के साथ साथ थोड़ी मात्रा में स्वर्ण अयस्क भी मिला हुआ है और ये मीडिया में सुर्खियां बटोरे हुआ है। जबलपुर में सोने का भंडार अनुमानतः 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है, एक बड़ा एरिया है तथा विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसकी मात्रा लाखों टन तक पहुंच सकती है। प्रारंभिक मृदा नमूने से क्षेत्र में तांबे और अन्य मूल्यवान धातुओं की उपस्थिति की जानकारी मिली है, यानी कि यहाँ पे तांबा और अन्य मूल्यवान धातु मिल रहे हैं। अन्य स्वर्ण परियोजनाओं से अगर निकटता की बात करें तो जबलपुर में सोने की खोज इसलिए उल्लेखनीय हो जाती है क्योंकि यह जबलपुर की सीमा से लगे कटनी जिले, कटनी मध्य प्रदेश का ही एक जिला है, जहां ढीमर खेड़ा स्थित इमलिया स्वर्ण एवं आधार धातु ब्लॉक परियोजना के बहुत निकट हो जाता है। यह भौगोलिक निरंतरता जबलपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वर्ण अयस्क की खोजों को आश्चर्यजनक नहीं बनाती है। यहाँ पे स्वर्ण अगर मिलता है तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। 50 वर्षों के लिए पट्टे पर दी गई इमलिया स्वर्ण खदान से पता चलता है कि महगवान और केवलारी जैसे आसपास के क्षेत्रों में भी खनिज प्रोफाइल समान हो सकती है। सोने की खोज से मध्य प्रदेश में खनिज अन्वेषण में वृद्धि हो सकती है, जिससे क्षेत्र में पहले से ज्ञात लौह अयस्क और मैग्नीज के भंडार में सोना जुड़ जाएगा। इस खोज में स्थानीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने तथा जबलपुर को भारत में एक प्रमुख खनिज समृद्ध क्षेत्र के रूप में भी स्थापित कर सकता है। मध्य प्रदेश में कई सारे खनिज संसाधन मिलते हैं। मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बन जाता है जहां प्रसिद्ध पन्ना खदानों के साथ हीरा की खनन प्रक्रिया होती है। हीरा यहाँ पे मिलता है। यहाँ तांबा, सांद्र डायस्पोर, पायरोफिलाइट, मैग्नीज अयस्क, चूना पत्थर और मिट्टी का अन्य भी अग्रणी उत्पाद यहाँ मिलता है। राज्य में देश का 90% हीरा, 74% डायस्पोर, 55% लैटेराइट, 48% पायरोफिलाइट, 41% मोलिब्डेनम, 27% डोलोमाइट, 19% तांबा अयस्क और 18% फायर क्ले, साथ में 12% मैग्नीज और 8% रॉक फास्फेट अयस्क संसाधन मौजूद हो जाता है। अब इस प्रकार से धातु मिलने के बाद मीडिया की सुर्खियाँ जो हैं अलग अलग तरीके से बन जाती हैं। आपको बता दें कि GSI यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक हैं अशीत शाह, जो एक राष्ट्रीय कार्यशाला के लिए जबलपुर में थे। उन्होंने बेला और बिनायका गांव के पास सोने से संबंधित कण मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि ये शुरुआती संकेत हैं और अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि ज़मीन के नीचे कितना सोना हो सकता है। शाह ने यह भी बताया कि मिट्टी के नमूनों में सोने के अंश जरूर पाए गए, लेकिन अभी और विस्तृत जांच की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा कि यह कहना जल्दबाजी होगा कि वहाँ कोई बड़े सोने की खदान या विशाल भंडार है, हो भी सकता है, और अनिश्चितता निश्चितता कुछ भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि 40 से ज़्यादा मध्य प्रदेश में परियोजनाओं पर काम हो रहा है, जिसमें जबलपुर क्षेत्र महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह क्षेत्र भूगर्भीय रूप से समृद्ध माना जाता है और यहाँ पहले भी बहुमूल्य खनिज पाए गए हैं। सोने का खनन तभी किया जाता है जब प्राप्त सोने की मात्रा उसे निकालने की लागत से अधिक हो, यानी कि जितना वहाँ पे सोना मिल रहा है उसको निकालने में जितना खर्च हो रहा है, उसको साफ करके शुद्ध सोना बनाने में जो खर्च हो रहा है, अगर
खनन के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो खदान शुरू करना व्यवहारिक नहीं होता है। इसलिए अभी सोने की खदान खोलने के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी हो जाता है। यह विषय जबलपुर में आयोजित जेएसआई की एक कार्यशाला के दौरान उन्होंने उठाया। कार्यशाला का विषय था कि महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण और दोहन। देश भर के शीर्ष भूवैज्ञानिकों ने इसमें भाग लिया था और मूल्यवान खनिजों के अन्वेषण और उपयोग पर चर्चा की। जबलपुर क्षेत्र और उसके आसपास पाए जाने वाले खनिज संसाधनों पर विशेष ध्यान देते हुए अपनी बातें बताई गई थी वहाँ पे। अगर हम सोने के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करें कि दुनिया में सोना आया कैसे या इसकी जानकारी मनुष्य को कैसे प्राप्त हुई, तो सोने की खोज सबसे पहले चमकदार पीले रंग की डलियों के रूप में की गई थी। कहावत है, सोना वही है जहां आप उसे पाएं। और सोने की खोज सबसे पहले उसकी प्राकृतिक अवस्था में दुनिया भर की नदियों में हुई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि यह शुरुआती मानवों को ज्ञात पहली धातु रही होगी। सोना हर मानव संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। इसकी चमक, प्राकृतिक सौंदर्य और आभा और इसकी अत्यधिक लचीलापन और धूमिल न होने की प्रतिरोधक क्षमता ने इसे काम करने और इसका यूज़ जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण बना देता है। सोने की जब हम बात करते हैं तो ये भूगर्भीय जगत यानी कि ज़मीन के नीचे फैला हुआ एक व्यापक आपको धातु मिल जाता है। इसकी खोज कई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समूहों द्वारा की जाती है और लगभग हर कोई जिनसे इसे को पाया वह इससे प्रभावित हुआ। जिस संस्कृति में वे रहते थे उस संस्कृति के लोग इससे प्रभावित हुए और इसका उपयोग अपनी संस्कृति में करना शुरू किए। सोना मनुष्य के लिए एक ज्ञात धातु के रूप में जब आई तो इससे लोगों में जो व्यापार है उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला। व्यापार में सोने को यूज किया जाना शुरू किया। आपने देखा होगा कि इतिहास में आप कुषाण काल का जब वर्णन सुनते हैं तो कुषाण वन में बताया जाता है कि शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए, यानी कि उस समय जैसे आज हमारे पास सिक्के हैं, नोट हैं, वैसे सोने के सिक्के उस समय चलाए जाते थे। यानी कि इतना ज़्यादा बड़ी मात्रा में सोना रहा होगा कि जिससे इसकी सिक्कों को बनाया जाता है। आपको बता दें कि तुर्की में खुदाई में मिला ट्राय का सोना था, जो एक खजाना था जो इतना पुराना था कि ये गहनों से लेकर सिक्के बनाने वाली कई चीज़ों में इसकी विविधता थी। इस पे कई चित्र भी उकेरे गए थे। इन सारी चीज़ों से 700 ईसा पूर्व में सोने के सिक्कों में मुद्रा भी निकली। बहुत सारे मिस्र की बात करें, भारत की बात करें, चीन की बात करें, कई सारे प्राचीन सभ्यताओं में भी इसकी जानकारी मिल जाती है। और सोना एक ऐसा धातु हो जाता है जो पूरी दुनिया में स्वीकार्य होता है। इसे पूरी दुनिया के लोग स्वीकार करते हैं और कहीं ना कहीं दुनिया में हर देश का जो भंडार होता है, जीडीपी होती है एक तरह से, उसमें सोना का बहुमूल्य एक तरह से योगदान हो जाता है। सोना की जब हम बात करते हैं तो 3600 ईसा पूर्व में प्राचीन मिस्र में पहली बार सोना पिघलाया गया था। फिर 2600 ईसा पूर्व में मिस्र के चित्रलिपि में सोने को मिट्टी से भी ज़्यादा प्रचुर बताया गया। सबसे पहला ज्ञात नक्शा इसी समय का है और इसमें एक सोने की खदान का नक्शा भी दिखाया गया। सोने के पहले आभूषण भी देखे गए। फिर 1223 ईस्वी में तूतन खामून का अंतिम संस्कार मुखौटा सोने का उपयोग करके बनाया गया था। वहीं 600 ईसा पूर्व में एशिया माइनर के लीडिया में पहले सोने के सिक्के ढाले गए। ये सोने और चांदी का एक अपरिष्कृत मिश्रण था। 560 ईसा पूर्व में लीडियनों ने इन धातुओं को परिष्कृत करना सीखा और दुनिया का पहला द्विधात्विक सिक्का बनाया गया। सोना और चांदी उन्हें उनके राजा क्रोएसस के नाम पर क्रोएसिट्स कहा जाता है। इसमें निरंतर सोने की मात्रा के कारण क्रोएसिट्स मुद्रा का एक स्वीकृत रूप बन गया और इनका व्यापार विश्वास के साथ किया जाने लगा। 546 ईसा पूर्व में लीडिया के राजा को फारसियों ने पकड़ लिया, जिन्होंने अपने सिक्कों के लिए सोने को मुख्य धातु के रूप में अपनाया। वहीं 500 ईस्वी में प्राचीन चीनी राज्य चू में इंग युआन नामक सोने का चौकोर सिक्का प्रचलन में आया। वहीं 1300 में लंदन के गोल्ड स्मिथ हॉल में पहली बार हॉल मार्किंग की स्थापना की, यानी कि उसको एक चिन्ह दिया गया या उसकी गुणवत्ता के लिए एक प्रतीक दिया गया, हॉल मार्क। आज भी गोल्ड को हॉल मार्क के जरिए पहचाना जाता है। 1370 से 1420 में यूरोप में खनन इतना प्रचलित हो गया कि खदानें लगभग खाली हो गई। इस काल को महान बुलियन अकाल के नाम से जाना जाता है। वहीं 1489 में राजा हेनरी सप्तम के शासनकाल में पहला स्वर्ण सिक्का ढाल दिया जाता है। 1717 में ब्रिटेन ने स्वर्ण मानक तय किया। इसका मतलब है कि मुद्रा एक निश्चित दर पर सोने से जुड़ी हुई है।
1816 में औद्योगिक क्रांति के कारण वित्तीय परिदृश्य और मुद्रा उत्पादन के तरीके में भारी बदलाव आया। मैथ्यू बोल्टन और जेम्स वाट द्वारा डिजाइन किए गए भाप से चलने वाले सिक्का बनाने वाले प्रेस ने मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया को सहज और कहीं अधिक कुशल बना दिया। इसी समय रॉयल मिंट लंदन के टावर के पास के टावर हिल स्थित नए परिसर में स्थानांतरित भी हुए। 1848 में कैलिफोर्निया गोल्ड रश की शुरुआत तब हुई जब जेम्स डब्ल्यू मार्शल को कोलोमा के सटर मिल में सोना मिला। फिर 1870 से 1900 के बीच में चीन के अलावा शेष विश्व ने स्वर्ण मानक को अपनाना शुरू कर दिया। 1914 में कई देशों ने आंशिक स्वर्ण मानकों को अपनाया और प्रथम विश्व युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी मुद्राओं में वृद्धि की। वे 1925 तक स्वर्ण मानक पर वापस नहीं लौट पाए थे। 1944 द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो उसके बाद स्वर्ण मानक को नाम मात्र परिवर्तनीय मुद्राओं की प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो निश्चित विनिमय दरों से संबंधित थी, जिसे ब्रिटेन वुड्स समझौता कहा गया। हालांकि शुरुआत में सोना आधारित आरक्षित मुद्रा के रूप में काम करता था, लेकिन धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर आरक्षित मुद्रा बन गया, जो सोने की कीमत से जुड़ा हुआ है। हालांकि केंद्रीय बैंक अपने तरल भंडार का एक हिस्सा किसी न किसी रूप में सोने के रूप में रखना जारी रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक भी स्थापित हैं। 1971 से 73 में अमेरिकी राष्ट्रपति चिडर निक्सन ने ब्रिटेन वुड्स समझौते को रद्द किया। इसका मतलब था कि डॉलर और अन्य वैश्विक मुद्राएं अब सोने के मूल्य से जुड़ी नहीं थी और अमेरिका अपनी इच्छा अनुसार मुद्रा छाप सकता था। 1999 में पहले केंद्रीय बैंक स्वर्ण समझौते पर सहमति बने। यूरोपीय बैंकों ने पुष्टि की कि सोना उनके मौद्रिक भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा। उन्होंने अगले 5 वर्षों में प्रति वर्ष 400 टन सोने की बिक्री की सीमा भी तय की। 2010 में विश्व बैंक के अध्यक्ष ने अस्थिर विनिमय दरों से निपटने के लिए स्वर्ण मानक की ओर लौटने की वकालत की थी। 2014 में रॉयल मिंट ने एक नया बुलियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिससे निवेशकों को सीधे रॉयल मिंट से सोने के बुलियन सिक्के खरीदने का मौका मिला। फिर 2015 में रॉयल मिंट रिफाइनरी ब्रांडेड सोने की छड़ें आधी सदी से भी अधिक समय में पहली बार उपलब्ध हुई। रॉयल मिंट द्वारा डिजिटल गोल्ड भी लॉन्च किया गया है, जिससे निवेशकों को मात्र 20 पाउंड से भौतिक सोने की एक पट्टी का 1% खरीदने और उसे रॉयल मिंट के अत्याधुनिक वॉल्ट में संग्रहित करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। फिर 2020 में रॉयल मिंट यूरोप का पहला सॉवरेन मिंट बन गया, जिसने RMAU नामक भौतिक रूप से समर्थित स्वर्ण एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी लॉन्च की। यह लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और रॉयल मिंट का पहला वित्तीय रूप से सूचीबद्ध उत्पाद है। तो हमने इतिहास के बारे में जान लिया, जो अभी तक सोने का इतिहास था और सोना कितना महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के लिए। हजारों हजार साल से सोने की बात की जाती है और सोना इतना मूल्यवान होता है। आप देखेंगे कि सोने के ऊपर ही पूरे देश की जो है इकोनॉमी टिकी रहती है। भारत में सोना सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। यह दुनिया की सबसे प्रारंभिक शहरी सभ्यताओं में से एक है। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि सोने का उपयोग आभूषणों और व्यापार के लिए किया जाता था। सोने को उसकी शुद्धता के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाता था और इस धातु को अक्सर मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाने लगा। उम्मीद है कि सोने से संबंधित आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। इसकी शुद्धता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठित और प्रामाणिक ज्वेलर से हॉलमार्क वाला सोना खरीदने को प्राथमिकता दें। वही हॉलमार्क जो प्राचीन समय में प्रारंभ किया गया था। सोने में निवेश करने से पहले बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी रखी जानी चाहिए कि कब सोने का दाम बढ़ रहा है, कब घट रहा है। बाजार में गिरावट के दौरान सोना खरीदने का विकल्प चुन सकते हैं, क्योंकि यह अधिग्रहण के लिए एक उपयुक्त क्षण हो सकता है। इसके बाद जब सोने की कीमतें बढ़ती हैं तो आप अपने सोने को लाभ के लिए बेच भी सकते हैं। बहुमूल्य धातु बाजार की अच्छी समझ के लिए भारत में चांदी की वर्तमान कीमतों पर आप अपडेट रह सकते हैं। आपको बता दें कि इतिहास में सोने की सबसे ऊँची कीमत क्या है। तो इस सोने की उच्चतम कीमत 98,800 थी, जो मई 2025 में दर्ज की गई थी, जो बार बार बदलती रहती है। अगर सोने की बात करें तो सोना किस महीने में सबसे सस्ता होता है, तो यह बताना मुश्किल होता है कि कौन सा महीना सबसे सस्ता है। बहुत सारे कारक काम करते हैं। सोने में निवेश करने से पहले बाजार की चाल अवश्य देख लेनी चाहिए। अगर बाजार में गिरावट है तो यह आपके लिए सोना खरीदने का अच्छा समय नहीं होता है। एक बार जब सोने की कीमत बढ़ जाती है तो आप लाभ के लिए अपना सोना बेच सकते हैं। 1947 में भारत में सोने की कीमत की अगर हम बात करें तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो भारतीय डाक स्वर्ण सिक्का सेवा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 में 1947 ग्राम सोने की कीमत 88.82 रुपये थी। ठीक है। भारत में सोने का प्रयोग पहले कब किया गया था, तो ऐसा माना जाता है कि भारत में सोने का पहली बार उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता के युग में किया गया
था और इसके साक्ष्य भी वहाँ पे प्राप्त हुए थे। हाँ, लोहे की खोज सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं देखने को मिली थी, ऐसे भी साक्ष्य कहीं कहीं प्राप्त होते हैं। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए।